तो रिवर्स इंसैनिटी के पार्ट 5 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मोबे की बड़ी सिस्टर ने अपने सर्वेंट को फेंग युआन को देखने के लिए उसके माउंटेन में ही छोड़ा था, पर फेंग युआन ने उसके सर्वेंट को मार के उनके मो फैमिली में ही वापस भेज दिया था। और फेंग युआन ने ये सब इसलिए किया था ताकि मो फैमिली का जो ग्रैंडफादर है वो फेंग युआन के पीछे ना आए। उसको ये बात समझ आ जाए कि फेंग युआन उनसे लड़ना नहीं चाहता, फेंग युआन उनसे कोऑपरेट करना चाहता है। बिकॉज फेंग युआन ने उस सर्वेंट की बॉडी को फ्रंट डोर में नहीं फेंका था, उसने उसको बैक डोर में फेंका था, जहां पर इतने सारे लोग नहीं आते हैं। और ये बात उसके ग्रैंडफादर को भी पता चल गई थी, इसलिए वो फेंग युआन से कोऑपरेट करने के लिए मान गए थे। उसके बाद हम लोगों ने रेंजू का भी बैक स्टोरी को फिर से देखा था, जहां पर रेंजू तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था और जब रेंजू मरने वाला था तो भोगू ने उसको लॉन्गिविटी गू के बारे में बताया था। पर वो लॉन्गिविटी गू इतना ज्यादा रेयर था कि उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। इसलिए होगू ने रेंजू को दो ओप के बारे में बताया था कि अगर तुमने इस दो ओप को ढूंढ लिया तो तुम इस दुनिया में किसी भी गू को पकड़ पाओगे। और ये सुनने के बाद रेंजू उन्हीं दो गू को ढूंढने के लिए एक पहाड़ में आया था और अंदर जाने के बाद उसको वो दो गू के आवाज आती है, जो कि रेंजू को बोलते हैं कि हम तेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले, तू यहाँ से सीधा वापस चला जा। पर जब वो दो ओप को पता चलता है कि रेंजू के पास होप गू है, तब उनको पता चलता है कि ये बंदा हार नहीं मानने वाला। इसलिए वो दो ओप रेंजू को बोलते हैं कि तू हमारा नाम बता दे, उसके बाद तू जो बोलेगा हम वो सारी की सारी चीजें तेरे लिए कर देंगे। जिसमें रेंजू बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है पर वो सारे के सारे नाम गलत बताता है। और जब रेंजू मरने से एक दिन पहले था तब वो उन दोनों के नाम बता देता है कि उन दोनों का नाम है रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से वो दोनों अब रेंजू के सामने आ जाते हैं। और रेंजू उन्हें बोलता है कि मुझे लॉन्गिविटी गू चाहिए, और वो दो अब रेंजू को लॉन्गिविटी गू दे देते हैं, जिसकी मदद से रेंजू फिर से जवान हो जाता है। उसके बाद हम लोग फेंग युआन को देखते हैं, जो कि सट्टा खेलने के लिए गया होता है, पर वहां पर वो मिलता है जिया जिनसेंग से। और फेंग युआन जिया जिनसेंग को बकरा बनाने के बारे में सोचता है, बिकॉज जिया जिनसेंग के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। उसके बाद फेंग युआन जिया जिनसेंग को ड्रंक ओल्ड मोंग के उसी इनहेरिटेंस वाली जगह पे लेके जाता है, जहाँ पर थोड़ी सी अजीब चीज होती है। वो ओल्ड मोंग फेंग युआन और जिया जिनसेंग को बोलता है कि तुम लोग में से सिर्फ एक ही बंदे को मेरा इनहेरिटेंस मिलेगा, और जो बंदा गू माउंटेन को डिस्ट्रॉय करेगा मैं उसको अपना इनहेरिटेंस दूंगा। और ये सुनने के बाद जिया जिनसेंग को तो अभी लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा इस रैंक 5 के गू मास्टर के इनहेरिटेंस से। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया था कि वो फेंग युआन के साथ आधा आधा करेगा पहले तो, उसके बाद वो फेंग युआन को मार के उसका सारा का सारा इनहेरिटेंस ले जाएगा। और जैसे ही जिया जिनसिंह प्लान के बारे में फेंग युआन को बताने वाला होता है, फेंग युआन उसके ऊपर मूनलाइट ब्लेड मार के उसे वहीं पर ही मार देता है। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फेंग युआन जिया जिनसिंह के बड़े भाई के मर्चेंट ग्रुप को जाते हुए देख रहा है, और कुछ दिनों के लिए तो उसके बड़े भाई को भी पता नहीं चलता, बिकॉज वहां पर बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड का सेंट नहीं आ रहा होता। और ये सब होने के बाद अभी 4 दिन का टाइम स्किप होता है, और अभी हम लोग मार्शल एरिना को देख रहे होते हैं, जहां पर फेंग युआन फेंगजिंग से लड़ रहा होता है। उसके बाद फेंग युआन फेंगजिंग के ऊपर लात मारता है, जिसकी वजह से फेंगजिंग भी हार जाता है। और अभी हमें पता चलता है कि फेंग युआन ने 33 फाइट को लड़ा, पर उसने एक भी फाइट को नहीं हारा है। उसके बाद अभी फेंगजिंग तो फेंग युआन को बोल रहा होता है कि मैं अभी हार नहीं मान सकता, मैं तुझसे अभी भी लड़ सकता हूँ। पर तभी फेंगजिंग अपने मुंह से खून थूक देता है, जो देखने के बाद फेंग युआन फेंगजिंग को बोलता है पहले अपने इंटरनल इंजरी को ठीक कर, उसके बाद मेरे से लड़ना। उसके बाद तभी वहां पर फेंगजिंग का टीचर आता है, जो कि उसे बोलता है ये बस छोटी सी इंजरी है, तू बस थोड़े दिनों के लिए रेस्ट कर, उसके बाद तू ठीक हो जाएगा। और ये देखने के बाद वो टीचर बाकी बंदों को भी फेंग युआन से लड़ने के लिए बुलाता है, पर कोई भी बंदा उसके बातों पे रिस्पॉन्स नहीं करता। जो देखने के बाद वो टीचर अभी सोच रहा होता है, एल्डर ने हमें बोला था कि फेंग युआन आजकल बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है, उसको हमें जैसे भी करके सप्रेस करना ही पड़ेगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाकी बच्चे उससे बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे, जिसकी मदद से उनका कल्टीवेशन अच्छे से नहीं होगा। और ऐसा सोचने के बाद वो बंदा उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है, पर बाकी बंदे उस टीचर को बोलते हैं कि फेंग युआन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग उसको नहीं हरा सकते, तुमने नहीं देखा कि उसने फर्स्ट क्लास का टैलेंट को भी हरा दिया। जो सुनने के बाद उस टीचर को लग रहा होता है कि आखिर ये कैसे डरपोक के साले, इनको इतना ज्यादा डर लग रहा है कि ये लोग हार जाएंगे। जो सोचने के बाद वो टीचर उनको और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि उसने अभी तक 30 फाइट को जीत लिया है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा थक गया है, अगर तुम लोग उससे अभी लड़ोगे तो तुम लोग उसको जीत सकते हो। पर तभी फेंग युआन उस टीचर को बोलता है अबे ओए मेरे 20 स्पिरिचुअल स्टोन तू मुझे दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनने के बाद वो टीचर भी फेंग युआन को बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, अगर तूने मुझसे फिर से ऐसी बातें की तो मैं तुझे हरवा दूंगा। जो सुनने के बाद फेंग युआन उसे बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा 20 प्रीमियर स्टोन चाहिए। और ये बोलते हुए फेंग युआन उस एरिना से बाहर निकल जाता है। और अभी हम लोग फेंग युआन को देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा थक गया है, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस तो बड़े लोगों का है पर उसका बॉडी छोटे बच्चे का है। उसके बाद तभी फेंग युआन एल्डर की तरफ देखता है, जो कि अभी फेंग युआन को देख रहा होता है, और फेंग युआन को ये सारी की सारी बातें अच्छे से पता होता है कि ये सारी की सारी चीजें एल्डर करवा रहा है, ताकि वो फेंग युआन को सप्रेस कर सके। और फेंग युआन तो यही सोच रहा होता है कि मुझे एल्डर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बनाना ही
पड़ेगा ताकि वो मुझे प्रीमियर स्टोन ऐसे ही देते रहे। पर एल्डर ऑन द अदर हैंड सोच रहा होता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये एकेडमिक रूल को बिल्कुल भी वायलेट नहीं कर रहा और ऊपर से ये कुछ मिस्टेक भी नहीं करता। ऑल्दो ये मेरी क्लास में सोता है पर जब भी मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो सारे के सारे आंसर को बता देता है। इस बच्चे की डोमिनेंस को सप्रेस करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? मैंने आज तक ऐसा स्टूडेंट कभी भी नहीं देखा जो कि इतना ज्यादा डोमिनेंस करने वाला हो। और इतना सोचने के बाद भी मुझे क्यों पता नहीं चल रहा कि आखिर मैं फेंग युआन को सप्रेस करूँ तो करूँ कैसे? और ये सारी की सारी बातें सोचने के बाद अभी एल्डर को समझ आता है कि फेंग युआन ऐसा इसलिए है बिकॉज ये बचपन से ही ऐसा है। बाकी स्टूडेंट फेंग युआन का कहा मानते हैं बिकॉज वो फेंग युआन से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। और ऑन द अदर हैंड फेंग युआन एक ऐसा बंदा है जो कि किसी से भी नहीं डरता। और अगर ऐसा बंदा अपने क्लैन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो आखिर वो लोग इसको फ्यूचर में सप्रेस कैसे करेंगे? और यही सोच के अभी एल्डर बोल रहा होता है कि मुझे जैसे भी करके इसको सप्रेस करना ही पड़ेगा। और एल्डर तो अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो फेंग युआन को सप्रेस कर ही लेगा बिकॉज वो सिर्फ एक 15 साल का बच्चा है। और ऐसा होने के बाद अभी रात हो जाती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है मोबे के ऊपर, जहाँ पर मोबे की बड़ी बहन उससे मिलने के लिए आई होती है और वो उसे बोल रही होती है कि मैंने सुना कि आज तुझे चोट लग गया, जिसमें वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे चोट तो लगा है पर मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि फेंग युआन ने हमारे साथ जो किया उससे मुझे एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाएगा। और ये उसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो फेंग युआन ने उसके सर्वेंट को काट के इनके ही यहाँ पर वापस भेज दिया था। और मोबे तो अभी अपनी बड़ी सिस्टर को बोल रहा होता है कि मैं जैसे भी करके फेंग युआन को हरा ही दूंगा, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं फेंग युआन से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ और इसलिए अब से मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा और बहुत ही जल्दी मैं मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और ये सुनने के बाद अभी मोबे की बड़ी सिस्टर भी मोबे को बोल रही होती है कि जैसे कि मैंने हमारे फ्यूचर सक्सेसर से एक्सपेक्ट किया था, तुम अभी इंजर्ड हो पर फिर भी तुम अभी कल्टीवेशन करने के बारे में ही सोच रहे हो। और हाँ जैसे भी करके अगर तुम अपने क्लास के प्रेसिडेंट बन गए तो मेरे ऊपर कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। जो सुनने के बाद मोबे भी अभी अपने बड़े सिस्टर को बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जैसे भी करके अपने क्लास का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। और ये बोलने के बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है ची फैमिली के ऊपर, जहाँ पर हम लोग इन दो बंदों को देखते हैं। और ये बंदा जो कि अभी प्रीमियर एसेंस को ले रहा है ना, ये बंदा वही है जिसके ग्रैंडफादर ने इसका एक फॉल्स रिपोर्ट बनाया था कि साला एक सेकंड क्लास का टैलेंट है पर ये थर्ड क्लास का टैलेंट है। और उसका ग्रैंडपा उसके ग्रैंडसन को अपना एनर्जी देने के बाद उसे अभी बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा बिकॉज तुम एक थर्ड क्लास का टैलेंट हो और अगर तुम अपने एबिलिटी के ऊपर ही विश्वास करते रहे तो तुम कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे और तुम्हारा जो रियल का थर्ड क्लास का टैलेंट है वो सारे के सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगा। ऑल्दो मैं अभी जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है पर हमें इसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो सिल्वर व्हाइट प्रीमियल एसेंस है ये तुम्हारे एसेंस के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं जितना अपना एक्सटर्नल प्रीमियल एसेंस तुम्हें दूंगा तुम्हारा इम्प्योर प्रीमियल स्पेस उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। ऑल्दो ये तुम्हारे फ्यूचर डेवलपमेंट को थोड़ा सा लिमिट कर देगा पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जी फैमिली का ग्रैंडसन अभी अपने ग्रैंडफा को बोलता है कि आपके लिए तो मैं अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी सैक्रिफाइस कर दूंगा। पर उसका ग्रैंडपा अभी उसे बोलता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैंने अपने आदमी को बोल दिया है कि वो लोग जैसे भी करके एक लिक्विड वर्म को ढूंढे और मैंने तो ऐसा सुना है कि लिक्विड वर्म की मदद से हम लोग किसी बंदे का टैलेंट को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये बोलने के बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है फैंगजेंग के ऊपर जो कि अभी मेडिटेट कर रहा होता है। और मेडिटेट करने के बाद वो अभी फैंगयुआन को बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही कल्टीवेट करता रहा तो मैं अपने भाई को कभी ना कभी तो हरा ही दूंगा। मेरा प्रीमियर एसेंस अभी बहुत ही ज्यादा स्पीड में रिकवरी कर रहा है और भाई इस बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिर एक क्लास का टैलेंट का स्ट्रेंथ होता कितना है। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग फैंगयुआन के ऊपर आते हैं जो कि अभी मिडिल रैंक में ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। और अभी तुम फैंगयुआन को दूसरे बच्चों से कंपेयर करो कि बाकी बच्चे यहाँ पर है और फैंगयुआन यहाँ पर है बिकॉज वो अपने मिडिल रैंक में अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है। उसके बाद अभी फैंगयुआन बोल रहा होता है थोड़ा सा और उसके बाद मैं मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि फैंगयुआन के प्रीमियर एसेंस में अभी चल क्या रहा है। उसके बाद अभी फैंगयुआन को ब्रेक थ्रू करते हुए नाइट से आफ्टरनून हो चुका होता है, इसलिए दो गार्ड फैंगयुआन के डोम में आते हैं और वो लोग फैंगयुआन को बोलते हैं कि तू आज अपने क्लास के लिए क्यों नहीं आया, एल्डर ने बोला है कि तू हमारे साथ चल। और ये बोलने के बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के ऊपर जहाँ पर बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और वो एल्डर अभी सोच रहा होता है कि फैंगयुआन पिछली बार तो मैं तुझे कुछ भी करके सरप्राइज नहीं कर पाया था पर अभी तू अपने क्लास में आने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, इसलिए तुझे तो अभी सरप्राइज तो करना ही पड़ेगा। और तभी फैंगयान वहां पर आ जाता है और उसके फुटस्टेप को वो एल्डर भी सुन लेता है। और ये सब देख के फैंगयांग सोच रहा होता है कि भाई क्या तुम एल्डर की अथॉरिटी को सीधा चैलेंज कर रहे हो, अभी तुम कुछ भी करो पर तुम्हें पनिशमेंट तो जैसे भी करके मिलेगा। उसके बाद तभी फैंगयान वहां का डोर को नॉक करता है जो सुनने के बाद बाकी बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में एक बच्चा उस दरवाजे को जाके खोल देता
है, पर वो किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस बच्चे को डरे हुए देख के बाकी बंदे और भी ज्यादा डर जाते हैं और फेंग युआन उसी दरवाजे में अपने हाथ को रखता है और वो उसी सर्पेंट का सर को पकड़ के आ रहा होता है और फेंग युआन अभी उन बच्चों को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि उन लोगों ने उसका प्रीमियर स्टोन को ही चुरा लिया है और ये सब देखने के बाद वो एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अभी फेंग युआन को बोलता है, फेंग युआन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जल्दी से मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए उन गार्ड को भेजा था, आखिर तुमने उनको मारने की कोशिश कैसे किया। पर फेंग युआन ऐसा सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं बोलता और वो उसके सर को वहीं पर ही छोड़ देता है और फेंग युआन अभी अपने एल्डर को ग्रीट करते हुए उन्हें बोलता है कि एल्डर टीचर मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है और वो एल्डर तो फेंग युआन की ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि हाँ हाँ बोल बेटा बोल, अभी तू क्या एक्सप्लेन करने वाला है मुझे। और फेंग युआन अभी इसी माउंटेन का रूल्स को यूज करके उसी एल्डर को ही सप्रेस करने वाला है, तुम लोग देखो। फेंग युआन अभी उस एल्डर को बोलता है, इन दो गार्ड का मोटिव मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा था, इस माउंटेन के सारे बंदों को पता है कि जब वू मास्टर कल्टीवेट कर रहे होते हैं तब उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, स्पेशली तब जब वो लोग ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं। एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन भी उनके ब्रेक थ्रू को फेल कर सकता है या फिर उनको सीधा मार भी सकता है और जब मैं ब्रेक थ्रू करने वाला था तब ये दो गार्ड मेरे डोम के अंदर आ गए। फॉर्चुनेटली मैं अपने मिडिल स्टेज में तो ब्रेक थ्रू हो गया, पर अगर इन दोनों की वजह से मेरा ब्रेक थ्रू नहीं होता तो मैं आखिर क्या करता। हाउएवर इन बंदों ने अपनी गलती को नहीं माना और ये लोग तो मुझसे लड़ने के लिए भी आ गए थे और ऊपर से इन लोगों ने हमारे क्लैन के एंसेस्टर के बारे में भी बुरा भला बोला और इन लोगों ने मुझे ऐसा बोला था कि आपने इन्हें बोला था मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए। ऑफ कोर्स मुझे इनकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने इनसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लड़ाई किया और इनको जैसे भी करके हरा दिया। पर मुझे पता था कि ये लोग एकेडमी के गार्ड है, इसलिए मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं मारा और इन लोगों को बस हैवी इंजरी हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से अपना जस्टिस कीजिए। और ये सुनने के बाद एल्डर का अभी बोलती बंद हो जाता है, बिकॉज इस क्लैन का रूल ये है कि कोई भी अगर बंदा ब्रेक थ्रू कर रहा होता है तो कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, पर इस एल्डर ने ही अपने रूल्स को ही खत्म कर दिया। और ये सब सुनने के बाद तो एल्डर अभी फेंग युआन को बोलता है कि क्या तूने क्या बोला कि तू मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका है, तू क्या मुझे चूतिया समझता है कि तू जो भी बोलेगा और मैं तेरी सारी की सारी बातें मान लूंगा। जो सुनने के बाद अभी फेंग युआन एल्डर को बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम आओ मुझे चेक कर लो। और वो एल्डर भी ये सुनने के बाद उसको चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि फेंग युआन मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। और वो एल्डर अभी सोच रहा होता है कि फेंग युआन ने अपने प्रीमेल एसेंस के आसपास सारा का सारा वाटर वॉल को बना दिया है, इसका मतलब ये सच में मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। और बाकी स्टूडेंट तो अभी एल्डर को पूछ रहे होते हैं कि आखिर इसने झूठ बोला या सच, जल्दी से बताओ। पर वो एल्डर अभी बोलता है कि हाँ फेंग युआन सच बोल रहा है, वो मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। और ऐसा सुनने के बाद फेंग जेंग और बाकी सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज फेंग युआन एक थर्ड क्लास का टैलेंट है और थर्ड क्लास का टैलेंट इतना ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं करते, वो भी इतना ज्यादा जल्दी। क्योंकि अगर तुम लोगों ने इस सीरीज को अच्छे से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि अभी तक फर्स्ट क्लास के टैलेंट ने भी मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं किया है और थर्ड क्लास के टैलेंट को तो बहुत ही ज्यादा घटिया टैलेंट बोला जाता है। और ये सब देखने के बाद वो एल्डर अभी फेंग युआन को बोलता है कि फेंग युआन क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आखिर तुम इतनी जल्दी मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कैसे किए। जिसमें फेंग युआन अभी अपने एल्डर को बोलता है कि जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है हेवन उनको ही रिवार्ड देता है, और अगर मैं सच बताऊं तो मेरी ट्रेनिंग ही वो बात है जिसकी मदद से मैं इतनी जल्दी मिडिल स्टेज में पहुंच गया। जो सुनने के बाद बाकी बंदे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं कि अगर मेहनत की ही बात है तो उसकी जगह मुझे ब्रेक थ्रू होना चाहिए था। और हमें पता है कि फेंग युआन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, बिकॉज सबसे पहले उसने लिक्विड वॉर्म को ढूंढा, उसके बाद उसने ओल्ड वॉर्म की बॉडी को ढूंढा, उसके बाद उसने जिया जिनसेंग को ढूंढा, उसके बाद फेंग युआन ने जिया जिनसेंग को मैनिपुलेट किया, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करने के बाद भी मार दिया। और ये सारी चीजें करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, कल्टीवेट से तो बहुत ही ज्यादा मेहनत ही लगती है भाई। और इसलिए फेंग युआन कभी भी झूठ नहीं बोलता, बिकॉज उसने मेहनत किया है और उसने अभी एल्डर को वही बताया कि हाँ मैंने सबसे ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए हेवन ने मुझे अभी रिवॉर्ड दिया है। और ये सुनने के बाद अभी एल्डर भी बोलता है कि क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, जिसमें फेंग युआन उस एल्डर को बोलता है कि हाँ मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। और ये सुनने के बाद फेंग युआन और वो एल्डर एक दूसरे के आंखों में देखते हैं, पर एल्डर उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। और एल्डर अभी सोच रहा होता है कि ये बंदा मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता है, इस बंदे को मैं थ्रेटन या फिर शॉक भी नहीं कर सकता, आखिर मैं इसे कैसे फोर्स करूं कि ये मुझे कैसे अपना सच्चाई बता दे कि इसने इतनी जल्दी मिडिल स्टेज में कैसे ब्रेक थ्रू किया। ये कुछ ना कुछ सीक्रेट को तो मुझसे छुपा रहा है, पर मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता। और जैसा अभी हालत है इसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। पर तभी फेंग युआन एल्डर को बोलता है कि एल्डर आपके दो गार्ड यहीं पर ही मर जाएंगे, जल्दी से जाके उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दो। जो सुनने के बाद एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर फेंग युआन को बोलता है कि वो तो गार्ड बच जाएंगे, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम लोग उसको जैसे भी करके बचा लेंगे। और ये सब होने के बाद अब ये एल्डर सोच रहा होता है कि ये हमारे ही माउंटेन के रूल्स को यूज करके बहुत ही चालाकी से हमसे बच जाता है, और क्लैन रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको जेल में नहीं भेज सकता, बिकॉज इन सारी की सारी चीजों में उन गार्ड का ही गलती है।
और फेंगमियान तो अभी एल्डर का ऐसी हालत देखने के बाद समझ आता है कि ये सारा मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, बिकॉज ये जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और फेंगमियान अभी बोल रहा होता है, अगर मैं सच बताऊं तो शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं एल्डर के साथ अभी फेस टू फेस फाइट करने वाला हूँ। इसका मतलब फेंगमियान ने जब वो पहले 500 साल पहले था तब भी अपने एल्डर से फाइट नहीं किया था, इसलिए उसको अभी नहीं पता है कि आखिर उसका एल्डर सोचता कैसा है या फिर वो कैसे लड़ सकता है। इसीलिए फेंगमियान अभी सोच रहा होता है कि एल्डर मुझे इसी क्लियर रूल्स की मदद से सप्रेस करना चाहता है, बिकॉज वो ऐसा सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में जाके रिटेलिएट कर दूंगा। और अगर मैं उन दो गार्ड के बारे में बात करूं तो बेचारे उनको ऐसे ही मरना पड़ा। उसके बाद एल्डर अभी बहुत ही ज्यादा सोचता है और फेंगमियान उसके सारे के सारे मूव को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। और लास्ट में जाके अभी एल्डर कंक्लूजन में आता है कि अगर वो ये बात को एडमिट कर ले कि इन सारी की सारी चीजों में उन गार्ड का ही गलती था, और अगर दूसरी साइड ऑफ फेंगमियान के ब्रेक थ्रू के लिए उसको प्रेस करे, तो ये ऐसा होगा कि एल्डर अभी अपना जजमेंट बहुत ही ज्यादा फेयर कर रहे हैं। और एल्डर अभी और सोच रहे होते हैं कि ये बंदा मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, और अगर मैं इसका पब्लिक में डिसरेस्पेक्ट करूं तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी अपोज नहीं कर सकता। इस बार तो मैंने इसको बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पाया, पर अगली बार मैं इसको जैसे भी करके सप्रेस करके ही रहूंगा। वो दो गार्ड फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पर इस फैंग युआन की वजह से वो लोग अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। इतना ज्यादा बेइज्जत मेरे इतने सालों में कभी भी नहीं हुआ था, पर इस फैंग युआन की वजह से आज मेरा बहुत ही ज्यादा बेइज्जत हो चुका है। अभी मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसके चाटे बजा दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और आफ्टर डीप लेवल ऑफ थिंकिंग वो एल्डर अभी फैंगमियान को बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा किया। और एल्डर की बात सुनने के बाद फैंगमियान अभी बोलता है कि कोई बात नहीं, ये सारी की सारी चीजें मैंने एल्डर से ही तो सीखा है। और ये सुनने के बाद अभी एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि साला ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया और अभी मेरे ऊपर टॉन्ट भी मार रहा है। और अभी हमें पता चलता है कि फैंगमियान ने दो गार्ड को मारा था ना, ये बात बहुत ही ज्यादा जगह पे फैल चुका है। इसलिए अभी हम लोग एल्डर को देखते हैं जो कि अपने दो बंदों को बोलते हैं कि जाओ और जाके फैंगमियान के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो। और ये बोलने के बाद अभी 5 दिन का टाइम स्किप होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के ऊपर, जहां पर वो एल्डर प्रेसिडेंट और वाइस क्लास प्रेसिडेंट को अनाउंस करने वाले होते हैं। और अभी हमें पता चलता है कि फर्स्ट प्लेस मिला है ग्यू फैंग युआन को, सेकंड प्लेस मिला है ग्यू मोबे को, थर्ड प्लेस मिला है ग्यू फैंगजेंग को, और फोर्थ प्लेस मिला है ग्यू चिनचैंग को। और जो बंदा फर्स्ट आया था यानी कि फैंग युआन, उसको 30 प्रीमियर स्टोन भी मिलते हैं। उसके बाद एल्डर अभी सारे के सारे बच्चों को बोलते हैं कि देखो फैंग युआन सबसे पहले मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। और अभी मैं अनाउंस करता हूं कि फैंग युआन अभी से अपने क्लास का एक क्लास प्रेसिडेंट है। और ये सुनने के बाद अभी बाकी बच्चों की तो फट जाती है, बिकॉज अगर फैंग युआन क्लास प्रेसिडेंट बन गया तो वो इनसे और भी ज्यादा प्रीमियर लाइसेंस मांग सकता है। पर तभी फैंग युआन एल्डर को बोलता है कि रुको, मुझे अभी एल्डर से बहुत ही ज्यादा चीजें सीखना है, इसलिए मैं इस पोजीशन को नहीं ले सकता। एक ऐसा पोजीशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद ये किसी ऐसे बंदे को देना चाहिए जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। और ये सुनने के बाद एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फैंग युआन क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। और फैंग युआन ये बोल के वहां से चला जाता है। और मोबे भी ये सारी की सारी चीजें देख के शॉक हो जाता है। और फैंग युआन ने अपने क्लास प्रेसिडेंट के पोजीशन को छोड़ दिया है और मोबे सेकंड में था, इसका मतलब मोबे बना क्लास प्रेसिडेंट। और ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद चिनचैंग और फैंगजेंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और दूसरी तरफ मोबे क्लास प्रेसिडेंट बन चुका होता है, इसलिए वो तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद अभी हम लोग फैंगजेंग को देखते हैं जो कि सोचते हुए जा रहा होता है कि आखिर उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। पर तभी वो अपने सामने फैंग युआन को देखता है जो कि उसे बोल रहा होता है, पहले की तरह सेम रूल, एक बंदा मुझे एक प्रीमियर स्टोन देगा और यहाँ से जा सकता है। जो सुनने के बाद फैंगजेंग अभी फैंग युआन को बोलता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, मेरे साथ तो अभी ऐसा मत कर। जो सुनने के बाद फैंग युआन अभी फैंगजेंग को बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट, इसका मतलब तुम्हें 5 प्रीमियर स्टोन मिले हैं ना, इसलिए तुम्हें मुझे 3 प्रीमियर स्टोन अभी देना पड़ेगा। और उसके बाद शायद फैंगजेंग फैंग युआन को 3 स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि हमें दिखाया नहीं जाता। उसके बाद अभी हम मोबे को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा हीरो बना हुआ होता है कि मैं अभी क्लास प्रेसिडेंट हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आखिर तूने मेरी रास्ते को रोका कैसे है, मैं अभी क्लास प्रेसिडेंट बन चुका हूँ तो तुझे मुझे रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। पर जब मोबे ये सारी की सारी बातें बोलता है तभी फैंगमैन इसके मुंह के ऊपर पंच मारता है। और मार खाने के बाद मोबे चिल्ला के बोलता है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे ऊपर पंच मारा। पर फैंगमैन फिर से उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है और उसे बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा सही हो क्योंकि तुम अभी एक क्लास के प्रेसिडेंट हो, और इसीलिए तुम्हारे लिए आज से रूल चेंज होता है। बाकी सारे लोग तो मुझे एक स्पिरिचुअल स्टोन देके जा सकते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें 3 स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ेगा, और अगर बात रही क्लास प्रेसिडेंट की तो तुम्हें मुझे 8 स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ेगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, मुझे पता है कि पार्ट बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, क्योंकि मैंने जितना चैप्टर में रेगुलर पहले एक्सप्लेन करता था उतना चैप्टर मैंने अभी नहीं किया है। पर मैंने इस वीडियो के इंट्रो में इस एपिसोड को पार्ट 5 बोला था, तो इसको दिल में मत लेना। इस वीडियो को ऐसा समझो कि ये वीडियो इस हैंगमैन सीरीज का जो है पार्ट
4.5 है और या मुझे कहीं पर जाना है इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा कर रहा हूँ और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन 2 में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूँगा एंड तब तक के लिए एज़ ऑलवेज़ गुड बाय।